नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। महाराष्ट्र से गुजरात पहुंचने के बाद चक्रवाती तूफान तोकते अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। यहाँ तूफान तोकते की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्यों में भारी नुकसान हुआ है और कई जिलों में पेड़ और बिजली के खंभे तक उखड़ गए हैं। और ऐसे में देर रात 185 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरात तट से टकराने के बाद तूफान कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में तूफान की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई और जबकि 9 घायल हुए हैं। भारी संख्या में पेड़ों और बिजली के खंभों को भी क्षति पहुंची है और ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नुकसान का आकलन किया और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बता दें आपको कि कर्नाटक में भी तोकते तूफान ने कहर बरपाया है। राज्य के करीब 121 गांव इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और तबाही के दौरान 4 लोगों की मौत भी हुई है। और अगर आज की बात करें तो आज चक्रवातीय तूफान तोकते की वजह से महाराष्ट्र और मुंबई के तटीय इलाकों में मौसम खराब है और इस बीच मुंबई से करीब 8 नॉटिकल मील दूर पश्चिमी तट पर करीब 400 लोग फंस गए हैं, जिसके बाद इन लोगों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी कमर कस ली है और मौके पर रेस्क्यू के लिए जहाज भेजे गए हैं। और ऐसे में भारतीय नौसेना के कमांडर विवेक मधवाल ने कहा कि बाकी फंसे लोगों को बचाने के लिए रात भर तलाशी और बचाव अभियान जारी रहेगा। तो यहाँ बचाव के लिए अन्य जहाजों और विमानों को भी वहां जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं अब बात तोकते की करें तो सोमवार रात गुजरात के सौराष्ट्र तट से टकराया और ऐसे में इस दौरान हवा 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली। यहाँ गुजरात में तूफान का कहर लगातार जारी है और अब तक 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। और इससे पहले चक्रवात के चलते मुंबई में भारी बारिश हुई। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा और मुंबई में आज भी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र से गुजरात पहुंचने के बाद चक्रवाती तूफान अब कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में महाराष्ट्र में तूफान से 6 लोगों की मौत भी बताई जा रही है और आज कई इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं आज मुंबई में भी भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो यहाँ इस तूफान से गुजरात में भी भारी तबाही हुई है और राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। तो लगातार तोकते तूफान का असर दिखाई दे रहा है। और अगर सूरत की बात करें तो सूरत में भी कई जगह पेड़ गिरे हैं और अब अगर नुकसान की करें तो कई जगहों पर कई इलाकों में नुकसान की खबर भी सामने आई है। हालांकि नेवी का ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन फिर भी बात अगर तूफान से नुकसान की करें तो उनके लिए भी टीमें गठित की गई हैं। और इसी के साथ अब यूपी और हरियाणा में भी तूफान के चलते अलर्ट के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ कई राज्यों में तोकते तूफान का तांडव भी देखने को मिल रहा है। और महाराष्ट्र की बात करें तो तूफान से 6 लोगों की मौत भी बताई जा रही है और मुंबई में आज बारिश हो सकती है। तो लगातार महाराष्ट्र में गुजरात से पहुंचने के बाद चक्रवाती तूफान अब कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका असर कई जिलों में देखने को मिला है, लेकिन फिर भी गुजरात में तबाही का कारण ये तोकते तूफान बना है। तोकते तूफान की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्यों में भारी नुकसान हुआ है और कई जिलों में पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। और देर रात की बात करें तो देर रात 185 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरात तट से टकराने के बाद तूफान अब कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 23 सालों में इस बार ये ऐसा चक्रवात तूफान देखने को मिला है। ऐसे में इससे पहले ऐसा चक्रवात तूफान देखने को कहीं नहीं मिला, क्योंकि भारी क्षति हुई है और ऐसे में कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ तोकते तूफान का तांडव देखने को मिल रहा है। तो लगातार कई जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। महाराष्ट्र में तूफान की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है और जबकि 9 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। तो आपको बता दें कि तोकते तूफान का असर महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिल रहा है
और गुजरात में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल तूफान के कारण क्या हालात हैं, इसका जायजा भी लिया जाएगा। हालांकि तूफान टलने के बाद किन किन जिलों में कितना नुकसान हुआ है, इसका जायजा भी लिया जाएगा। कई राज्यों में तोकते तूफानों का तांडव भी देखने को मिला है। तो यहां तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि इस तूफान से कितनी क्षति हुई है और इस तूफान में 6 लोगों की मौत भी बताई जा रही है और 9 लोग घायल भी हुए हैं इस तूफान के चलते। इस तोकते तूफान का असर हालांकि यूपी हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है और आज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं मुंबई के पास समुद्र की बात करें तो वहां बताया जा रहा है कि एक नाव फंसी और उसमें कितने यात्री सवार थे, इन सब का भी जायजा लिया जाएगा। तो बता दें आपको और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी, जैसा कि आप जानते हैं कि तोकते तूफान का असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में मुंबई के क्या हालात दिखाई दे रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर मुंबई से महाराष्ट्र की बात करें तो मैं तस्वीरें नहीं दिखा पा रहा हूँ। मुरारी, आप तक आवाज आ रही है? लगातार बरसात हो रही है। जी जी। वजह है कि कुछ बता पाना काफी मुश्किल है। काफी तेज हवाएं चल रही है, लगातार बरसात हो रही है और उसके साथ जिस तरीके से घटनाएं घट रही है उसे लेकर के बीएमसी की तरफ से लगातार अलर्ट किया जा रहा है। जी, हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी। मुरारी, आपसे फिलहाल क्या स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए भारी क्षति भी हुई है इस तूफान के कारण, तो मुंबई और गुजरात समेत कई जिलों में भारी क्षति हुई है। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि किन जिलों में भारी क्षति हुई है, उनका क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, अगर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग की बात करें या अमरावती अहमदनगर की बात करें तो इन इलाकों में सबसे ज्यादा जो है पेड़ और घटनाएं सामने घटी है। अगर जिस तरीके से अभी भी तूफान जारी है, मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है उसे लेकर के मुंबई पुलिस, मनपा कर्मचारी और गार्ड समुद्री किनारों पर तैनात है और सभी लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि घरों में रहे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी लोगों से सरकार भी अपील कर रही है कि घरों में रहें। मुरारी, अगर समुद्र की बात करें तो वहां कैसी स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि एक नाव भी फंसी थी और फिलहाल आपसे जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या दिखाई दे रही है। देखिए, अभी तक कोई बयान जो है सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ है। लगभग 149 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने मुंबई के कुलाबा से जहाज लापता हुई थी वहां से रिस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी जो है 2 ऐसी जहाजें हैं जो फंसी हुई है और कह सकते हैं कि उन्हें वायुसेना और जल सेना की तरफ से ढूंढा जा रहा है। लगभग 3 से 400 लोग हैं उन्हें बचाने की और उन्हें खोजने की कोशिश लगातार यहाँ पर जो है कि वायुसेना, जल सेना और थल सेना सेनाएं लगी हुई है। मुंबई के कोलाबा से लेकर के गेटवे ऑफ इंडिया और हेलीपैड की बात करें तो लगातार हेलीपैड और चौपर के जरिए भी नजर रखी जा रही है। जी मुरारी, जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र में कुछ जहाज भी फंसे थे और फिलहाल क्या कुछ दिखाई दे रहा है कि एक जो नाव फंसी थी, कितने यात्री उसमें मौजूद थे? देखिए, जो नाव अभी एनडीआरएफ की टीम से जो रिकवर किया गया है, जो रेस्क्यू किया गया है, उसमें 149 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें पायलट के साथ में उनके साथ जो क्रू मेंबर थे उन्हें भी रेस्क्यू किया गया है। बाकी जो उनके अंदर काम करने वाले रहे हो उन लोगों को भी बाहर निकाला गया है। हालांकि जो जहाज लापता है उसमें 3 से 400 लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो कुछ तस्वीरें मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि हर आधे 1 घंटे पर हेलीपैड चॉपर के जरिए मुंबई के कुलाबा सहित गेट ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव के समुद्री किनारों पर लगातार उड़ान भरी जा रही है। तो कहीं न कहीं जो जहाज गुम हुई है उसकी सोच चल रही है और तीनों सेनाएं बड़ी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। जी
मुरारी, जैसा कि आप जानते हैं कि कई जिलों में और कई इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है, और अगर नुकसान की करें तो अगर नुकसान होता है तो उसके लिए कितनी टीमें गठित की गई है? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर जो स्टेटमेंट महाराष्ट्र सरकार के थे कि टोटल जो 9 सेनाएं हैं, एनडीआरएफ की जो 9 टीमें हैं, उन्हें महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अलर्ट की गई थी। 3 ऐसी एनडीआरएफ की टीम थी जिन्हें मुंबई में अलर्ट किया गया था। इंदौर, चौपाटी, कुलाबा और अन्य इलाकों में तैनात थे। मुंबई से सटे अगर पालघर या फिर न्यू मुंबई, पनवेल में वहाँ के स्थिति और समुद्री किनारों को देखते हुए वहाँ भी पूरी तरह से सुरक्षा के व्यवस्था किए गए थे। जिस तरीके से तूफान ने उत्पात मचाया है, इसका बहाना मुक्ति होगा, अभी तांडव मचाएगा। जी चलिए मुरारी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, और आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना संकट के बीच पिछले साल से ही जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, और अब अरब सागर में बने दबाव के क्षेत्र की वजह से देश के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान का खतरा बना हुआ है, और ऐसे में सोनू सूद प्रभावित इलाकों के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। कई राज्यों में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसे में सोनू सूद ने अरब सागर के मध्य में फंसे भारतीयों को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से अपील करते हुए कहा कि लोगों को बचाने में मशीनरी का इस्तेमाल करें। और ऐसे में सोनू सूद ने अपने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है जिसमें कुछ लोग तूफान में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमें उन लोगों की जान बचाने की जरूरत है जो अरब सागर के बीच साइक्लोन तोकते की वजह से फंस गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। ਅਸੀਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ANMs ਨੂੰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CM ਸਰ ਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू बेटा। बीबी सरजीत कौर पिंड सारंगवाल ब्लाक माहलपुर जिला हुशियारपुर को एड्रेस करना कि वो अपने क्या हालात दसे। सत श्री अकाल CM साहब। सत श्री अकाल। मैं सरजीत कौर, सरपंच ग्राम पंचायत सारंगवाल, ब्लाक मालपुर, हल्का चंबियाल, जिला हुशियारपुर। ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਕੈਂਪ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿੱਟ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਦੀ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ समय सिर अपना इलाज करवाया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कोरोना महामारी से आम आदमी कितना परेशान है और इसी के साथ महंगाई कितनी बढ़ रही है, उससे कितना परेशान है, इस पर बात करेंगे। कोरोना महामारी से परेशान आम आदमी पर पेट्रोल और डीजल की महंगाई की मार लगातार पड़ रही है और पेट्रोल और डीजल की बात करें तो बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ा दी है और ऐसे में सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार यानी कि 18 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं और ऐसे में पेट्रोल की कीमत जहां प्रति लीटर 24 से 27 पैसे की बढ़ी है, तो वहीं डीजल की बात करें तो डीजल भी 27 से 31 पैसे महंगा हो गया है। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल रिकॉर्ड महंगा हो गया है और कुछ शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा भाव पर बिक रहा है और ऐसे में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। 4 मई से अब तक 9 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इस दौरान पेट्रोल 2.50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि डीजल की बात करें तो डीजल इसी दौरान 2.78 पैसे तक महंगा हुआ है। बता दें, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 92.85 रुपए प्रति लीटर और डीजल 83.51 रुपए लीटर महंगा हुआ है। तो आपको बता दें, कोरोना महामारी से परेशान आम आदमी पर अब पेट्रोल और डीजल की मार भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुंबई में पेट्रोल 99 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है और ऐसे में कोरोना का प्रहार एक तरफ और दूसरी तरफ महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब 9वीं बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो लगातार आम आदमी पर इसकी मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं और ऐसे में युवा हो, आमजन हो, हर किसी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार यानी 18 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं और ऐसे में पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो यहां प्रति लीटर 24 से 27 पैसे की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो कोरोना का प्रहार और एक तरफ तो दूसरी तरफ महामारी की मार आम जनता पर पड़ती हुई नजर दिखाई है। तो यहाँ लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में आप बढ़ोतरी भी देख रहे हैं और ऐसे में आम जनता कितनी परेशान है ये भी दिखाई दे रहा है। देश के पश्चिमी तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान तोकते का असर उत्तर भारत के मौसम पर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के अधिकतर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत की मौसमी गतिविधियों में बदलाव होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बादलों की आवाजाही के बीच आज बौछारें पड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है और ऐसे में IMD के मुताबिक नूंह, औरंगाबाद, पलवल, रेवाड़ी, भिवाड़ी, सोहना, नारनौल, महेंद्रगढ़, बयाना, मेहंदीपुर, अलवर, महवा, दौसा, कोटपुतली, राजगढ़, विराटनगर, कैथल, नागौर, कोरथल, नदबई आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है।
उधर मुंबई में दिनों दिन कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही नजर आ रही है। तो मरीजों को कोविड सेंटर छोड़ने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है और ऐसे में अगर एम्बुलेंस मिल रही है तो एम्बुलेंस चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। तो यहाँ ऐसे में गरीब परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मरीजों की समस्या को देखते हुए मालवणी में वंदे मातरम संस्था ने मालवणी चालक रिक्शा संगठन के साथ मिलकर रिक्शा ऑक्सीजन एम्बुलेंस सुविधा तैयार की है, जो मरीजों को मुंबई के किसी भी कोविड सेंटर में मीटर के अनुसार किराया लेकर उन्हें सही स्थान पर पहुंचाएगी। त्याचा अनुभव वेगळाच आहे, पण आता ऑनलाईन वगैरे शाळा सुरू आहे। त्याच पद्धतीने सध्या तर शाळा बिलकुलच बंद आहे, कारण ऑनलाईन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घुस आया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि समर नगर में पेश आए इस हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। तो यहाँ फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। हालांकि गनीमती ये रही कि पड़ोसियों की समझदारी के चलते इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए तेंदुओं को कैद कर पाने में कामयाबी हासिल कर ली है और इस वारदात के बाबत वन विभाग और पुलिस को सूचित किया जा चुका है। और अब पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर रेजिडेंशियल क्षेत्र में तेंदुआ कैसे पहुंचा। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जमकर कहर बरसा रही है और ऐसे में महामारी से बचने के लिए सरकार और प्रशासन जमकर प्रयास कर रही है। और ऐसे में यूपी के मथुरा की बात करें तो यूपी के मथुरा में जिला नोडल अधिकारी मयूर महेश्वरी ने मोबाइल ऑक्सीजन बैंक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की निःशुल्क सुविधा को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने बताया कि जनपद मथुरा के 2 केंद्रों पर ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर और 12 केंद्रों में ऑक्सीजन बैंक स्थापित किए गए हैं। साथ ही मथुरा वासियों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर सफलतापूर्वक उपलब्ध कराने हेतु मोबाइल ऑक्सीजन बैंक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता, उत्तर प्रदेश सरकार की भी प्राथमिकता है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। उसमें हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और आज समाज सेवियों के माध्यम से जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी पहल की है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के नाम से, जिसमें टेलीफोन कॉल करने पे जो भी व्यक्ति होंगे उन्हें चिकित्सकीय परामर्श पे ऑक्सीजन उनकी द्वार तक उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्य में हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियां हैं वो भी बहुत एक्टिव रोल निभाएंगी और मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, ब्लॉक CHC, जिला प्रशासन, मेडिकल डिपार्टमेंट मिलकर ये पहल कर रहा है। इससे उम्मीद है कि जो संक्रमण का दर है वो बहुत कम होगा और मॉर्टेलिटी में भी बहुत कमी आएगी। तो जिला प्रशासन को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। सभी समाज सेवी संगठनों ने जिन्होंने मदद करी है उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ये कार्यक्रम। उधर कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर पूरे देश में छाया हुआ है और ऐसे में मथुरा के गोवर्धन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी के चलते लगातार मौतें भी हो रही हैं। हालांकि केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों से ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा रहा है। वहीं सामाजिक संस्थाएं भी अपनी ओर से इसमें प्रयास कर रही हैं और इसी क्रम में गोवर्धन में जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर सहायता केंद्र का शुभारंभ भी किया गया है। तो आपको बता दें, कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर पूरे देश में छाया हुआ है और आए दिन मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में यूपी के मथुरा से भी खबर सामने आई है। यहाँ मथुरा के गोवर्धन में ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतें हो रही हैं और हालांकि केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों से ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा रहा है और ऐसे में सामाजिक संस्थाएं भी अपनी ओर से प्रयास लगातार कर रही हैं। तो यहाँ इसी क्रम में गोवर्धन में जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया है ताकि लोगों को सुचारू रूप से सहायता मिल सके।
इस विषम परिस्थिति के अंदर ज़्यादातर लोग ऑक्सीजन की ना रहने की वजह से उपचार नहीं करा पा रहे हैं और उनको अपने प्राण भी त्यागने पड़ रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने ये निर्णय किया कि उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मथुरा जनपद में उन लोगों को ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कराई जाए जिनके प्राणों की रक्षा के लिए विशेष आवश्यक है। जो लोग भी होम क्वारंटाइन के अंदर हैं और उनको गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, सरकार के माध्यम से भी गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उन लोगों को गैस उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने वचनबद्ध हुए। सर इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? इसकी प्रक्रिया ये रहेगी कि 800 रुपये प्रति सिलेंडर कहीं से भी जहाँ भी हमारे ऑक्सीजन के केंद्र बनाए गए हैं वहाँ से अपने 800 रुपये जमा करा के सिलेंडर। उधर यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने बलात्कार के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल ये मामला थाना बिछवा क्षेत्र का है, जहां 12 साल की नाबालिग युवती से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। यहां आरोपी सत्यवीर ने बच्ची को पानी में नींद की गोली मिलाकर किशोरी के साथ इस गंदी वारदात को अंजाम दिया है। तो यहां बताया जा रहा है कि किशोरी ने घटना की रिपोर्ट बिछवा थाने में दर्ज करा दी है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को लगातार दबिश देकर गिरफ्तार कर उस आरोपी को जेल भेज दिया है। तो यूपी के मैनपुरी से खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने बलात्कार के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो यहां इस आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दरअसल जो मामला सामने आया है वो थाना बिछवा क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग युवती से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। तो यहाँ युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है और इस आरोप में युवक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी सत्यवीर ने बच्ची को पानी में नींद की गोली मिलाकर किशोरी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। तो आपको बता दें किशोरी ने घटना की रिपोर्ट बिछवा थाना क्षेत्र में दर्ज करा दी है और इसी के चलते जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और दबिश देकर आरोपी को जेल भी भेज दिया है। तो ये पूरा मामला यूपी के मैनपुरी का बताया जा रहा है, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिछवा थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ रेप की घटना का मामला प्रकाश में आया। सर क्या पूरा मामला है? ये थाना बिछवा के कस्बा बिछवा ग्राम बिछवा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है और इसमें थाना बिछवा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो नामित अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और 164 के बयान दर्ज करा के आवश्यक कार्रवाई। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। To honor the contribution of private schools in Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given Appreciation Award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab and the entry is free of cost. Last date to apply is 20th May.